हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के जीएस में। आज की वीडियो क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास को जो है लेकर आए हैं। तो इस साइंस की क्लास में हम आज करने वाले हैं 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 क्या है? हरित लवक रहित पौधों का समूह है, कौन सा है? हरित लवक रहित पौधों का समूह, तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कवक। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है। वायु दाब आरोपित करती है, वायु दाब आरोपित करती है क्या? केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, और चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा में नहीं। वायु दाब जो है चारों दिशाओं में आरोपित करती है। वायु जो है हमारी दाब कहाँ कहाँ लगाती है? वह चारों दिशाओं में लगाती है। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 2017 का पेपर, तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नवत में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप होते हैं। देखिए, इसमें आपको साइंस में केवल 5 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, हाँ, तो अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप कौन कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, सुगर, चारकोल, फुलेरिन। कौन सा है? सुगर, चारकोल। ठीक, ये अक्रिस्टलीय कार्बन का है। और क्रिस्टलीय कार्बन का ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, ये होते हैं तीनों। अनुप्रस्थ तरंगों में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 हमारा। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो सुरंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, क्या होता है? ताप मापने का विभाजन स्केल जो है वह होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये होता है। चौथा प्रश्न क्या है? पेचिश नामक बीमारी निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? पेचिश के लिए जो उत्तरदायी होता है वह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए साइंस में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसको अति लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। इसका वायरस का जो है नाम पूछ लिया जाता है, जो जीव है उसका नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, हाँ, प्रश्न 5 है, किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार, अतः उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः वस्तु जल में डूब जाएगी। जब जो है लगने किसी वस्तु को पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला बल वस्तु के भार के बराबर हो तो क्या होगा? वस्तु जल में डूब जाएगी। वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो ये क्या होगा? वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी के यही जो है नियम वो लगता है जहाज पे जो नाव होती है, वो भी इसी नियम पे चलती है। ठीक है, हाँ, आगे हमारा 2018 का पेपर आ गया है। 2018 का पेपर, इसका पहला प्रश्न है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? घड़े में रखा पानी जो है वह ठंडा होता है किस विधि के कारण? तो इसका वाष्पन के द्वारा वह ठंडा होता है। ठीक है, वाष्पन के द्वारा ठंडा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, एजुसेट क्या है?
एजुसैट होता है एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह है। ठीक, एजुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। एजुसैट शैक्षिक उपग्रह है जिसको 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र? तो वह स्थित होता है निचली सतह पर, पत्ती के निचले सतह पर स्थित होता है, जिनके माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ये रंध्र का काम होता है, वहां से ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। दाब अधिक होता है, तो दाब अधिक होता है कब होता है, कौन सी प्रक्रिया पर दाब अधिक होता है? तो दाब जो है बैठने पर, एक पैर में खड़े होने पर, दो पैरों से खड़ा होने पर, लेटने पर। एक पैर से खड़ा होने पर दाब अधिक होता है। जब एक ही पॉइंट पर हम पूरा अपना भार लगाएंगे तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एक पैर से खड़े होने पर दाब की मात्रा ज्यादा होती है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, देखेंगे। रोटी निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी में, चीनी में, नमक में, कोयला में, किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो कार्बन नहीं पाया जाता है हमारा नमक में। नमक में कार्बन नहीं होता है। ठीक, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नमक। और रोटी में, चीनी में, कोयला में, इनमें सब में क्या है? कार्बन पाया जाता है। हाँ, आगे हम लोग 2019 का पेपर करेंगे। 2019 के पेपर का पहला प्रश्न है, हरित लवक पाया जाता है किसमें? हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक जो है वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक, हरित लवक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। सबसे ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण में जरूरी जो चीज होती है वह होता है हरित लवक। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? देखो इसमें काजल, जंतु चारकोल, हीरा, कोयला। क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो क्रिस्टलीय रूप हमारा होता है हीरा। ठीक है, हीरा, फुलरीन, ये जो है ग्रेफाइट, ये इसके क्रिस्टलीय रूप होते हैं। और अक्रिस्टलीय रूप में आएगा काजल, कोयला, जंतु चारकोल, ये सब अक्रिस्टलीय होते हैं। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप होता है, यह प्रकृति में सबसे कठोर होता है। ठीक है, इसका उपयोग गहनों और औद्योगिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चना जो है, चना मटर की जड़ों की गांठों से में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा? चना तथा मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला कौन सा होता है? राइजोबियम क्लास्ट्रीडियम। राइजोबियम क्लास्ट्रीडियम जो है, एजोटोबैक्टर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस ये दही का है। ठीक है, दही में। और राइजोबियम पाया जाता है चना, मटर में, और ये जो मूंग है, मूंग दाल है, जो दाल वाला जो भी चीजें हैं, जो तो अरहर में, दाल में, ये सारी चीज उसमें पाया जाता है राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम इसका राइट हो जाएगा। अगला दो है हमारा ये है 2020 का पेपर। 2020 के पेपर में देखिए, पहला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन और क्षेत्र का मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल का मीटर, तब इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ब्यूटेन की।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधि है कौन सी है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक। ठीक, आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इनको आप याद रखेंगे। प्रतिजैविक, दो प्रतिजैविक के नाम आप लोग याद कर लें। एक तो पेनिसिलिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये आपको अतिलघुत्री में भी पूछा जा सकता है लिखने के लिए। संचारी रोग कौन सा होता है? संचारी रोग होता है हैजा, कैंसर, मधुमेह, जोड़ों में दर्द। कौन सा होता है? संचारी रोग होता है हैजा। ठीक, संचारी रोग हमारा हो जाता है हैजा। संचारी रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जीव सीधे संपर्क या वाहक के माध्यम से एक दूसरे में संचरित हो जाते हैं। मलेरिया, टीबी, खसरा, हैजा, ये सब जो है संचारी रोग होते हैं। ठीक, हाँ। अभी अगला पेपर है हमारा 2021 का, इसको हम देखेंगे कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, दाब को पास्कल में भी नापते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमारा है, सूक्ष्म जीव की आंतों में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो पेचिश के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? पेचिश के लिए उत्तरदायी होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये होता है ऑप्शन बी। बाह्य कर्ण का बना होता है। बाह्य कर्ण किसका बना होता है? बाह्य कर्ण जो हमारा बना होता है वह उपास्थियों से बना होता है। और उपास्थि क्या है? उपास्थि एक लचीली संयोजी ऊतक होती है। नवीकरणीय मृदा संपदा है। 5 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय संपदा कौन सी है? नवीकरणीय संपदा हमारी जो है वह मृदा है। ठीक, अगला हमारा पेपर है 2022 का। ठीक है, तो 2022 का पहला प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और यह बताया है किसने? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह किसने बताया है? मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वह किसने दिया है? तो यह जो है आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक, किसने? आइजैक न्यूटन ने। कुम्हार के चाक की गति होती है, कुम्हार का चाक जो है वह किस प्रकार की गति करता है? तो कुम्हार का चाक जो है घूर्णन गति करता है। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है, कितनी होती है? प्रश्न 3 हमारा है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई। तो सामान्यतः वृक्षों की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? वह होती है 3 मीटर से 30 मीटर तक। ठीक है, 3 मीटर से 30 मीटर तक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हमारा है कौन सा? इसमें से तो कोई भी ऑप्शन प्रथम प्रकार के उत्तोलक का नहीं दिया है, तो इसको जो है आप छोड़ दें, इसमें कुछ भी लगा दें। इसमें आप सीढ़ी नहीं, नेल कटर नहीं, हाँ इसमें आप नेल कटर को कर सकते हैं। ठीक है, किसको? नेल कटर को कर सकते हैं। अवशेषी अंग जो होता है वह कौन सा होता है? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब ये अंग
काम करते थे, परंतु आज के इंसानों में काम नहीं आते हैं। ये सभी अंग जो है बेकार हो गए हैं। इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे अपेंडिक्स, नरों में निप्पल, पूंछ, पूंछ की हड्डी इत्यादि। ठीक। अवशेषी अंग होते हैं अनावश्यक अंग अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? अनावश्यक अंग। 2023 का पेपर है। इसका पहला प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। यह एक रंगहीन गैस होती है। इसका प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए ऑप्शन में देखो, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 76 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। इसको आप याद रखेंगे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है अति लघुत्तरी में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्णाधार, पर्व संधियां, पर्णवृंत, पर्णफलक। पत्तियों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्व संधियां जो है वह नहीं पाई जाती हैं पत्तियों में। ठीक। पर्व संधियां तने या शाखा का वह भाग होता है जहां से पत्ती निकलती है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होगा चारकोल। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है चारकोल। यहाँ पे ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा, ये सब कार्बन के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। अभी 2024 का पेपर है। 2024 का पेपर है आपके पास। आप इसको देखें। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कुकिंग खाना, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह होती है हमारी किसमें? ब्यूटेन में। किसमें होती है? ब्यूटेन में। कुकिंग की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कुकिंग की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ब्यूटेन में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस पदार्थों में होती है। कहाँ होती है? ठोस पदार्थों में। ठीक। भारतीय वैज्ञानिक, प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो भारतीय वैज्ञानिक इसके इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवी रमन। सीवी रमन जो है हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को होता है। और यह भौतिक विज्ञान के भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक है। मास्टर ग्रंथि को किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि, हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक। नागफनी का पौधा होता है। नागफनी का पौधा कैसा पौधा है? जलीय पौधा, रोही पौधा, मरुस्थलीय पौधा, ऊपरी रोही पौधा। नागफनी पौधा कहाँ उगता है? नागफनी पौधा मरुस्थल में उगता है, तो यह मरुस्थलीय पौधा होता है। ठीक है, नागफनी पौधा मरुस्थलीय पौधा है, बंजर इलाकों में उगता है। इसको उगने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए यह नागफनी मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। अब वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे, जो कि हमारी रहने वाली है किसी दूसरे टॉपिक पर। तो जब भी हम लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।